हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग एग्जाम वे टू सक्सेस। माई सेल्फ कोमल। एज यू नो, हम आपके साथ लाए हैं समसामयिक घटना चक्र की सीरीज़, और इस सीरीज़ में हम पॉलिटी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इस सीरीज़ में हम 36 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, चैप्टर नंबर 37। आप सबको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो ये सीरीज़ हम लेकर आए हैं, इसमें हम 20 से 25 सालों में पॉलिटी पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उनके यहाँ पर हम कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया लग सके कि अलग अलग एग्जाम्स में पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका ट्रेंड किस प्रकार का होता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत की राजभाषा के बारे में। इस सीरीज़ में ये हमारा चैप्टर नंबर 37 है। 36 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राजभाषा के बारे में। आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान के भाग 17 के अंदर 8 आर्टिकल दिए गए हैं राजभाषा से रिलेटेड। आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 में राजभाषा से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 के अंदर जो केंद्र के लिए, संघ के लिए राजभाषा बताई गई है, वह हिंदी और देवनागरी लिपि बताई गई है। संघ यानी कि केंद्र के जितने भी शासकीय कार्य होते हैं, शासन से रिलेटेड जो भी केंद्र सरकार के कार्य होते हैं, उन सब के लिए जो अंक नंबर्स यूज किए जाते हैं, वह भारतीय अंकों का ही अंतर्राष्ट्रीय रूप होता है। भारत के अंदर राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह राजभाषा के लिए आयोग का गठन करे, और जो राजभाषा के लिए आयोग बनाया जाता है, उनकी जो मैक्सिमम सदस्य संख्या होती है वह 30 होती है, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं, और इनकी टोटल सदस्य संख्या बनती है 30। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राज्य की राजभाषा या फिर भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया बताई गई है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर राज्य की राजभाषा और या फिर भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया बताई गई है। ऑप्शन ए आर्टिकल 343, ऑप्शन बी आर्टिकल 344, ऑप्शन सी आर्टिकल 345 और ऑप्शन डी आर्टिकल 346। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आर्टिकल 345 के अंदर राज्य की राजभाषा अपनाने के लिए प्रक्रिया बताई गई है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 345 के अंतर्गत राज्य की राजभाषा या फिर भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया दिखाई गई है, बताई गई है। इसके अनुसार किसी राज्य का जो विधानमंडल होता है, वह विधि के द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी भी एक भाषा को या फिर हिंदी को उस राज्य के सभी या फिर किन्हीं प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकार स्वीकार कर सकता है। जबकि आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा के संबंध में बताया गया है। आर्टिकल जो 344 है, उसमें राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के गठन के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 346 जो है, उसमें दो राज्यों के बीच में जो पत्र व्यवहार होता है, उसके लिए राजभाषा का उपबंध किया गया है। तो यहाँ पर आपको इस एक्सप्लेनेशन में ये बोला गया है कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 343 है, उसमें ये बताया गया है कि राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं, वह उस राज्य में इस्तेमाल की जाने वाली, उपयोग में आने वाली किसी भी भाषा को या फिर हिंदी भाषा को उस राज्य के प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकता है। ये विधानमंडल का राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। आपको यहाँ पर ये बताना है कि भारत की जो पार्लियामेंट है, वह भारत की जो आधिकारिक भाषा है, उसके कोई भी प्रावधानों में अमेंडमेंट किस तरह से कर सकती है। ऑप्शन ए अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से, ऑप्शन बी 2/3 मेजॉरिटी से, ऑप्शन सी 3/4 मेजॉरिटी से, और ऑप्शन डी अपने 1/3 सदस्यों के समर्थन से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। 2/3 मेजॉरिटी के द्वारा भारत की जो पार्लियामेंट होती है, वह भारत की आधिकारिक भाषा के में जो जुड़े प्रावधान होते हैं, उनके अंदर संशोधन कर सकती है। यहाँ पर आपको कोई भी आंसर इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ी एक्सप्लेनेशन दी गई है। आप देखेंगे यहाँ पर इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन दी गई है, जिसमें ये बोला गया है कि जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, क्योंकि भारत का जो संविधान है, उसके अंदर भारत की आधिकारिक भाषा
इस शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि भारत की जगह पर, भारत के स्थान पर यहाँ पर संघ, भारतीय संविधान के अंदर संघ का इस्तेमाल हुआ है। संघ की आधिकारिक भाषा का इस्तेमाल किया गया है भारतीय संविधान के अंदर। और इस यही बात आपको इस एक्सप्लेनेशन में बताई गई है कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर एरर है। अगर यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन के बारे में भी बताया गया है कि हिंदी के ट्रांसलेशन में अलग आंसर आता है और इंग्लिश के ट्रांसलेशन में अलग आंसर आता है। तो आपको पता है कि ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है इसमें हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो जो हिंदी में ही हम यहाँ पर आपका आंसर देंगे। तो हिंदी लैंग्वेज के हिसाब से अगर आप ये लाइन देखें कि संघ की जो आधिकारिक भाषा होती है उसमें जुड़े जो भी प्रावधान होते हैं उनमें पार्लियामेंट संशोधन कर सकती है, तो वह किस तरीके से करेगी। तो पार्लियामेंट इसके अंदर 2/3 यानी कि अपनी स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा ही अमेंडमेंट कर सकती है। तो यहाँ पर आपका हिंदी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, और अगर आप ये भारत शब्द को काटकर संघ शब्द का इस्तेमाल करें कि संघ की आधिकारिक भाषा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। संघ की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है 2/3 मेजॉरिटी के द्वारा। तो यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ी एक्सप्लेनेशन दी गई है, जिसमें सिर्फ डिबेट ही दिया गया है कि क्वेश्चन में एरर है या फिर इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन में एरर है। यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि संघ की जो राजभाषा है इसके प्रावधान है, संघ की राजभाषा संबंधी जो भी प्रावधान है उनमें आर्टिकल 343, आर्टिकल 344, आर्टिकल 346 और आर्टिकल 348 क्लोज 1 सब क्लोज ख, इनमें संशोधन पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है, वो भी आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके ही। और इसके अलावा पार्लियामेंट इन प्रावधानों के अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। अगर पार्लियामेंट को संघ की राजभाषा के अंदर कोई अमेंडमेंट करना है तो वह आर्टिकल 368 क्लोज 2 का इस्तेमाल करके ही कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि भारतीय संविधान में जितनी भाषाओं के बारे में बताया गया है उनमें से इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए, राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है। तो ये आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, क्योंकि राज्य किसी भी व्यक्ति को, अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ऑप्शन बी, अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बोडो जो कि एक लैंग्वेज है वह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर स्वीकृत है, स्वीकार की गई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बोडो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। बोडो लैंग्वेज को 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2003 में ऐड किया गया था 8वीं अनुसूची में। आर्टिकल 343 के अनुसार हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। तो जो भारत के अंदर हिंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वह भारतीय संघ की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अंगिका संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। आर्टिकल 350 क्लोज 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास कर सकता है, और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकता है जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या फिर उचित समझता है। राज्य किसी भी प्रकार से उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। यहाँ पर आपको आर्टिकल 350 क्लोज 1 में ये बताया गया है कि जो राज्य होते हैं वह जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें प्राइमरी एजुकेशन उनकी मदर लैंग्वेज में देने के लिए जो भी व्यवस्था होती है वह कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बाध्य नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस आर्टिकल में ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के जो प्राथमिक स्तर होता है प्राइमरी एजुकेशन उस पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। ऑप्शन ए आर्टिकल 349, ऑप्शन बी आर्टिकल 350, ऑप्शन सी आर्टिकल 350A और ऑप्शन डी आर्टिकल 351। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आर्टिकल 350
क्लोज ए के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि राज्य ऐसी सभी व्यवस्थाएं करेगा, ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था करेगा कि जो राज्य के अंदर अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे होते हैं उन्हें शिक्षा का जो प्राथमिक स्तर होता है वह उनकी मातृभाषा में ही दिया जाए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान के आर्टिकल 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? आपको बताना है कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 344 है इसके तहत जो राजकीय भाषा के लिए आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उनके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए 1950 में के.एम. मुंशी की अध्यक्षता में बना था। ऑप्शन बी 1955 में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में यह आयोग बना था। ऑप्शन सी 1960 में एम.सी. छागला की अध्यक्षता में बना था। और ऑप्शन डी 1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में बना था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। 1955 में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में राजकीय आयोग का गठन किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 7 जून 1955 को उस टाइम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने बी.जी. खेर की अध्यक्षता में पहली राजकीय भाषा आयोग का गठन किया था, जिसने 1956 में 1956 में अपना प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। फिर 1957 में एक संसदीय समिति के द्वारा इस रिपोर्ट की जांच की गई थी, जिसके अध्यक्ष गोपी वल्लभ पंत थे। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा ऐसी हैं जो कि 2003 में ऐड की गई थी? ऑप्शन ए कोंकणी लैंग्वेज, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी मणिपुरी और ऑप्शन डी संथाली लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। संथाली लैंग्वेज को 2003 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में ऐड किया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान में किसी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को ही राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। फिर 19 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में 7 जनवरी 2004 से जो प्रभाव में आया था, इसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इन सबको राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। इससे पहले 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी इनको 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी लैंग्वेज को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। फिर इस प्रकार अभी तक जितनी राजकीय भाषाएं हैं उनकी संख्या 22 है। संविधान के तहत मान्यता प्राप्त है 22 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है और उन्हें संविधान के तहत मान्यता दी गई है, जो कि इस प्रकार है। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ये 22 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें संविधान के तहत मान्यता प्राप्त है और इन्हें 8वीं अनुसूची के अंदर ऐड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई थी? आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल था जिसके द्वारा भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसके अंदर 4 और भाषाओं को ऐड किया गया था, जिससे टोटल जो भाषाएं हैं उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई थी। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 90th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 91st अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 92nd अमेंडमेंट और ऑप्शन डी 93rd अमेंडमेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। 92nd अमेंडमेंट के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को ऐड किया गया था, जिससे उनकी संख्या बढ़कर टोटल 22 हो गई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अंदर जो टोटल 22 भाषाएं हैं जिन्हें संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है, इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जो इनके अंदर ऐड नहीं की गई है, 8वीं अनुसूची में ऐड नहीं है।
ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी नेपाली, ऑप्शन सी कोंकणी और ऑप्शन डी भोजपुरी। तो भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जिसे अभी तक 8वीं अनुसूची के अंदर ऐड नहीं किया गया है, इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, भोजपुरी लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधनों के द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा को जोड़ा गया था? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी पंजाबी और ऑप्शन डी कोंकणी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी और डी दोनों करेक्ट है। सिंधी लैंग्वेज और कोंकणी लैंग्वेज, इन दोनों लैंग्वेज को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के में अमेंडमेंट के द्वारा संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी कश्मीरी, ऑप्शन सी राजस्थानी और ऑप्शन डी डोगरी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। राजस्थानी भाषा अभी तक भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में ऐड नहीं हुई है। बाकी गुजराती, कश्मीरी और डोगरी भाषाएं भारतीय संविधान की 22 भाषाओं में से ही एक हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में ऐड नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी? ऑप्शन ए सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी, ऑप्शन बी कोंकणी, कश्मीरी, नेपाली, ऑप्शन सी नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और ऑप्शन डी नेपाली, कोंकणी और असमिया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ये 3 लैंग्वेज ऐसी थी जिन्हें 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी संस्कृत और ऑप्शन डी उर्दू। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज को 8वीं अनुसूची के अंदर संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, यह 8वीं अनुसूची के अंदर ऐड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय संविधान के जो 8वीं अनुसूची है इसके अंदर संवैधानिक दर्जा जिन लैंग्वेजेस को प्राप्त है उनकी संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 20। तो यहाँ पर आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, चारों के चारों ऑप्शन आपके इनकरेक्ट है, क्योंकि भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त जितनी लैंग्वेज हैं उनकी संख्या है 22। तो यहाँ पर आपका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से पहले संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल थी उनकी संख्या 18 थी। फिर संशोधनों के द्वारा अलग अलग भाषाओं को ऐड किया गया था और उसके बाद अभी तक भारत के संविधान में जो संवैधानिक दर्जा जिन लैंग्वेजेस को प्राप्त है उनकी संख्या 22 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 17। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, टोटल 22 भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं जिन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने संस्कृत लैंग्वेज को अपने राज्य की 2nd नंबर की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है। ऑप्शन ए बिहार ने, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ ने, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश ने और ऑप्शन डी उत्तराखंड ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, उत्तराखंड ने संस्कृत भाषा को अपने राज्य के अंदर द्वितीय नंबर की 2nd नंबर की राजभाषा का दर्जा दिया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तराखंड राज्य ने जनवरी 2010 में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। इसके कुछ दिनों बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड के ऋषिकेश को संस्कृत नगरी भी घोषित कर दिया था। तो जो ऋषिकेश है उसे संस्कृत नगरी घोषित किया गया था। फिर 2019 में हिमाचल प्रदेश संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने वाला दूसरा राज्य बना है। तो जो संस्कृत लैंग्वेज है इसे 2 राज्यों के अंदर दूसरा राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। पहली बार इसे उत्तराखंड में ये दर्जा मिला था और दूसरी बार इसे यह दर्जा हिमाचल प्रदेश के राज्य में मिला है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा
बोलने वाले सर्वाधिक लोग हैं। आपको ये बताना है कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ऑप्शन ए बंगाली, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी मराठी और ऑप्शन डी तेलुगु। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, बंगाली लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार संविधान के तहत 22 भाषाओं में सर्वाधिक लोगों के द्वारा हिंदी बोली जाती है, दूसरे नंबर पर बंगाली बोली जाती है, तीसरे नंबर पर मराठी बोली जाती है। तो यहाँ पर आपको इन ऑप्शंस में हिंदी लैंग्वेज नहीं दी गई है, यहाँ पर आपको बंगाली लैंग्वेज दी है, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। बंगाली लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है इन लैंग्वेजेस में से। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वाले कौन सा सही अवरोही क्रम है। यहाँ पर आपको 4 लैंग्वेजेस के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें ये जो लैंग्वेज है ये मदर टंग के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, बोली जाती हैं। तो यहाँ पर आपको इनका डिक्रीजिंग सीरीज़ बतानी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, सबसे ज़्यादा बंगाली बोली जाती है, उससे कम मराठी, फिर उससे कम तमिल और उससे कम तेलुगु बोली जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी गई है। 2001 की जनगणना के अनुसार अवरोही डिक्रीजिंग क्रम में बंगाली लैंग्वेज 8.11% बोली जाती है, तेलुगु उससे कम 7.19% बोली जाती है, मराठी 6.99% बोली जाती है और तमिल 5.91% बोली जाती है। फिर 2011 के आंकड़ों के अनुरूप उपयुक्त भाषाओं का अवरोही क्रम इस प्रकार है, बंगाली 8.3% बोली जाती है, मराठी 6.86%, तेलुगु 6.70% और तमिल बोली जाती है 5.70%। तो यहाँ इस डेटा के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है। आपको यहाँ पर ये बताना है कि हिंदी बोलने वाले भारतीय लोग कितने % है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 40 और ऑप्शन डी 35। तो यहाँ पर आपको चारों के चार ऑप्शन इनकरेक्ट दिए गए हैं। 2001 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग हिंदी भाषी भारतीयों का जो परसेंटेज है देश की जनसंख्या के अकॉर्डिंग वह 41% था। फिर 2011 की ये डेटा 2001 का था और उसके बाद 2011 का डेटा जब आया तो उनके अनुसार भारत के अंदर जो हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हैं उनकी संख्या 43.63% है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है लेकिन भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है। यहाँ पर आपको 4 भाषाओं के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जो बेसिकली बलूचिस्तान की है लेकिन वह द्रविड़ फैमिली से बिलोंग करती है, जो द्रविड़ एक लैंग्वेज है उससे बिलोंग करती है। ऑप्शन ए ब्राहुई, ऑप्शन बी कुई, ऑप्शन सी परजीमी और ऑप्शन डी पेंगो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ब्राहुई लैंग्वेज बलूचिस्तान की लैंग्वेज है और वह द्रविड़ परिवार की भी है। भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा ब्राहुई है जो कि बलूचिस्तान की भाषा मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 3 लैंग्वेज दी गई हैं, गुजराती, कन्नड़ और तेलुगु। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसे सरकार ने श्रेणी क्लास की लैंग्वेज घोषित किया है। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी ओनली 3, ऑप्शन सी 2 and 3 और ऑप्शन डी 1, 2 and 3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, कन्नड़ और तेलुगु भाषा को सरकार के द्वारा क्लास की लैंग्वेज घोषित किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय भाषाओं की प्राचीन साहित्य परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए भारत सरकार के द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अब तक भारत सरकार के द्वारा कुल 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, जिनमें तमिल को 2004 में और संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में और मलयालम को 2013 में और ओडिया लैंग्वेज को 2014 के अंदर ये दर्जा दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके अंदर आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।